नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से अभिषेक सोनी मौजूद हैं, जो कि इलस्टर कोचिंग क्लासेस मार्ग सेवनिया भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ में सेजल यादव भी मौजूद हैं, कक्षा 12वीं पीसीएम के स्टूडेंट हैं। मार्गदर्शन में आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप बताइए दर्शकों को अपने बारे में और अपनी इलस्टर कोचिंग क्लासेस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। मैं 2015 से इलस्टर कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, और इस 2015 से जब से हमारा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, और हर साल हम एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, और हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों को कितना बेहतर नॉलेज हम दे सकते हैं। इसीलिए हम उनको हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ हमेशा आगे बढ़ाते हैं, और काम आगे चलता रहता है अभी। सेजल, आप बताइए आप कैसे अपनी पढ़ाई कर रही हैं, कौन सी क्लास में अभी हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। और मैं माई सेल्फ सेजल यादव, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ पीसीएम, और अभी एज यू ऑल नो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, सो कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड वेरी ग्लैड कि यहाँ पे आज इस अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली है, और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे मिली है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी दैट आई एड अ वैल्यू टू दिस सेशन। सो अभिषेक जी, आप बताइए बच्चों की पढ़ाई आप कैसे करवाते हैं? और सबसे पहले अगर बात करें, देखिए अभी सेजल ने भी जैसे कहा कि अब तो परीक्षा बहुत नज़दीक है, बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, तो अभी फिलहाल आपकी कोचिंग में कैसे पढ़ाई करवाई जा रही है और किस तरह का माहौल आप देते हैं अपनी कोचिंग में? अभी जैसे आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम अभी शुरू होने ही वाले हैं। तो इस समय हम बच्चों को मैक्सिमम टाइम कोशिश ये कराते हैं कि उनका एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी हो। बाकी पूरे साल हम उनको नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी कराते हैं। अभी क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम बच्चों को मैक्सिमम सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, और वो बिल्कुल उस तरीके से डिज़ाइन रहता है जहाँ पर उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़े कि किस तरीके से क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम्स में आते हैं, क्या चीज़ उनके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल वो हम माहौल प्रोवाइड कराते हैं जैसा उनको बिल्कुल एग्ज़ाम में मिलने वाला है, और जो गलतियाँ वो करते हैं उन गलतियों को सुधार करके उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको और आगे काम करना है। सर बिल्कुल, देखिए अगर बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो होते हैं उनके नोट्स, और अभी एग्जाम भी पास में है, तो आप नोट्स कैसे बनवाते हैं? आपको कैसे लगता है कि अच्छे नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है एक अच्छे रिजल्ट के लिए? नोट्स तो हर एक जगह से अवेलेबल है। जैसे हम ऑनलाइन अभी खोजना चाहेंगे तो हमें बहुत सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बट बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है जो बच्चा खुद प्रिपेयर करता है। टीचर साल भर गाइडेंस देता है बच्चों को कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, सारे टॉपिक समझाते हैं, सारे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और सारी एक्सरसाइज वो आपको उन्होंने करा दी। बट एट लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से उस चीज़ को समझ करके अपनी लैंग्वेज में उतारते हैं और अपने तरीके से उसको समझ के लिखते हैं। टीचर से आप हमेशा पर्टिकुलर इंटरवल में आप पढ़िए, नोट्स खुद से बनाइए, सेल्फ नोट्स, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवीजन में आपने किस तरीके से किया। हर एक बच्चे का मेंटल एबिलिटी अलग है, हर एक बच्चे का आईक्यू अलग है, हर बच्चे का समझने का तरीका अलग। टीचर हर एक बच्चे को लेकर के नहीं बैठता है, वो एक बेसिक वे से सारी चीज़ें समझा देता है। अब बच्चे ने उस चीज़ को किस तरीके से समझा है, वो उसको किस तरीके से लिख सकता है एग्जाम में, वो उसके सेल्फ नोट्स बनाए, और सेल्फ नोट्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इस समय। बाकी गाइडेंस टीचर का हमेशा हर वक्त बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है। सेजल, आप बताइए आप कैसे पढ़ाई करती हैं, कैसे आप नोट्स बनाती हैं, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे लगता है मैम कि इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरा में भी अगर हम हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर खुद ही के दुश्मन हैं, क्योंकि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब भी होती है, अ बैड वर्कर वुड ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स। तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं जो एक्चुअली मेहनत करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ने उनके लिए सब कुछ ईजी कर दिया है, वेयर एज जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं उनके लिए काम और बिगाड़ दिया है।
और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपना टाइम टेबल में एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर डिसिप्लिन है, इतनी की ज़रूरत होती नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है तो किस तरीके से करना है, तो सिर्फ आप उतने घंटों का हिसाब रखिए जब आपको पढ़ना है कि अगर 1 घंटे में पढ़ने बैठी हूँ तो सिर्फ 1 घंटे में वो मेरी कंसेप्चुअल पढ़ाई ही होगी। वो 1 घंटे में मुझे कुछ और अपना किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं डाइवर्ट करना है। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपके टाइम टेबल में हर मिनट का हिसाब हो। और रही बात नोट मेकिंग की और इसकी, तो क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स अभी चल ही रहे हैं और 24 को मेरा एक एग्ज़ाम भी है, तो मुझे लगता है कि एग्जाम से अभी 3 दिन पहले अगर मैं यहाँ बैठी हूँ विद दिस कॉन्फिडेंस, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मुझे पता है कि जो मैंने घर पे साल भर प्रेपरेशन करी है, नोट मेकिंग की जो हैबिट है मेरी, वो मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल हेल्प करेगी और कर ही रही है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव द कॉन्फिडेंस टू सिट हियर। बिल्कुल। सर देखिए, सेजल ने यहाँ पर 2 बातें कही हैं, एक तो टाइम टेबल और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चे घर पर बैठकर हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनके लिए आप बताइए कैसा होना चाहिए टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है पढ़ाई में बच्चों के लिए। अब बच्चे करते क्या है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं। बल्कि उनको करना यह चाहिए कि टाइम वर्सेस टास्क करना चाहिए, कि वो एक टास्क डिसाइड कर ले। अब इस टास्क को कितने टाइम में ख़त्म करना है वो एक ठीक है, लेकिन टास्क जब तक ख़त्म नहीं होगा हम वहाँ पर उठेंगे नहीं। टाइम मैनेजमेंट, कई बच्चे होते हैं बैठ जाएंगे एग्जाम के पहले 4 दिन पहले एक टाइम टेबल बनाएंगे बैठ करके कि हाँ मुझे इस 1 घंटे हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। 3 दिन टाइम टेबल फॉलो होगा, मोटिवेशन रहेगा 3 दिन, चौथे 5वें दिन बोला ठीक है कल परसों कर लेंगे, फिर 1 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा, 1 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा, और वो उस टाइम टेबल पे स्टिक नहीं रह पाते, और फिर दोबारा से एक नया टाइम टेबल बनाएंगे, फिर एक नया टाइम टेबल बनाएंगे। इस पर टोटल टाइम वेस्ट ही होना है। इससे बेहतर ये है कि आप अपना, आपको पता है कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट निकालिए और एक टॉपिक निकालिए प्रॉपर। उस टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करते जाइए। आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिए इस चीज़ का कि मेरा इतना सारा सब्जेक्ट बचा, इतने सारे चैप्टर बचे। कई बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ये ले लेते हैं कि मेरा पूरा भी सिलेबस बचा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कैसे होगा। तो स्ट्रेस में जब आप आ जाते हैं तो आपकी वर्क एफिशिएंसी अपने आप डाउन हो जाती है, जिस वजह से आप जो अच्छा करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। इसीलिए स्ट्रेस को थोड़ा साइड रख करके, और आप बिल्कुल शुरुआत तो करिए, एटलीस्ट आप 0 से शुरुआत कर लिए। आपके शुरुआत करने के लिए आप सोचे नहीं मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई कल बेहतर नहीं होता एक अच्छी शुरुआत के लिए। अच्छी शुरुआत के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है आज और अभी का समय। सबसे अच्छा समय वही होता है। बस शुरू कर दीजिए, मत सोचिए कि आपका कितना और बचा। शुरू तो करिए, एटलीस्ट शुरू कर देंगे तो खत्म अपने आप होगा, शुरू ही नहीं करेंगे तो खत्म कैसे होगा। बिल्कुल सर, बच्चों में बहुत ज़्यादा आजकल क्रेज है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को आप कैसे देखते हैं, कौन ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और क्या आप भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं? बच्चों को अभी तो फिलहाल हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, अभी केवल ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा बच्चों के पास बस डाउट क्लियरिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। ऑफलाइन रहेंगे फेस टू फेस इंस्टेंट डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन वो बच्चा बस देख रहा है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, एक्चुअल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। बच्चा 2 मिनट पढ़ेगा, ट्रिंग करके एक मैसेज आ गया, उसको देखने लग गए, चलिए फिर स्नैप बना करके डाल दिया कि आई एम स्टडिंग, और स्नैप की स्ट्रिक बनाने में लग जाता है जी। एक्चुअली बच्चा जब मोबाइल में पढ़ने बैठता है तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो पढ़ रहा होता है। कई सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस उसको मिल जाते हैं, क्योंकि मोबाइल है तो सोशल मीडिया सब कुछ उसके अंदर भरा पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्रॉल करने बैठते, चलो 1 मिनट माइंड को फ्रेश कर लेता है, तो वो ऑनलाइन जाते 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 उनके कहाँ 3 घंटे 4 घंटे खत्म हो जाएंगे उनको भी नहीं पता। सर आपने डाउट क्लियर की यहाँ पर बात की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो अपने डाउट के लिए बोल भी नहीं पाते हैं, और फिर जब रिजल्ट आता है तो कुछ और आता है। और जो टॉपर बच्चे होते हैं या वो बच्चे जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं या अच्छा उनका रिजल्ट आता है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, तो इन बच्चों के डाउट क्लियर आप कैसे करते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करना जी, कि हाँ कि आप अगर हमारे पास आ रहे हैं दैट यू आर कंफर्टेबल टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। आप किसी भी तरह के काम से डाउट पूछ सकते हैं। कई बार बच्चों को ये डिमोटिवेटेड रहते हैं इस वजह से कि यार मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सर से डाउट पूछेंगे तो बुरा लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी। एक स्टूडेंट को इस चीज़ का डर तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि क्लास में मैंने कोई डाउट पूछा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप वहाँ सीखने के लिए ही आए हैं, और आप जैसे कई सारे बच्चे सीखने के लिए आए हैं।
आप डाउट पूछिए और निश्चिंत होकर के डाउट पूछना पड़ता है, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होंगे तो ही आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, फिर डाउट क्लियर नहीं होता, क्लासेस आगे कंटिन्यूस होते जाएंगी, बच्चे के डाउट बढ़ते जाते हैं। तो पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी कंफर्टेबल होइए, और एक टीचर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक कंफर्टेबल जोन बच्चों को प्रोवाइड करे जहाँ पर वो अपने डाउट्स खुल करके पूछ सके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसके लिए ज़रूरी है, अब कई बच्चे हैं जो बिल्कुल कहते ही नहीं है, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेगुलर टेस्ट अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, ताकि अगर वो बच्चा नहीं कह पा रहा है कि मुझे डाउट है, ठीक है, हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, टेस्ट के रिजल्ट से मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितना अच्छा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। देन आई विल चेंज द मैथड, मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज करूंगा बच्चे के हिसाब से कि बच्चे को किस नए तरीके से मुझे समझाना है। कई बार टीचर्स टेस्ट लेते हैं ये बताने के लिए कि बच्चे के नंबर कम आए, बट एक्चुअल में मैं जो हम हमारे इंस्टीट्यूट में हम अगर बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो केवल इसलिए लेते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का पढ़ने का तरीका अलग है, तो हर बच्चे को समझने का तरीका भी अलग है। तो उन मार्क्स से हम बस ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या नए तरीके से पढ़ाना है, तो फिर हम वो तरीका यूज़ करते हैं। सेजल, आप बताइए आप कैसे अपने डाउट्स क्लियर करती हैं, और आप ये भी बताइएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में हैं तो आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो डाउट क्लियरिंग की जो आपने बात करी है वो अगेन मैं कहूँगी कि जब हम स्कूल से निकल के और कोचिंग जाना चूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारे स्कूल में मिसिंग है वो हम चाहते हैं कि वो कोचिंग, वो जो वॉइड स्कूल में बन जाता है कुछ चीज़ों का, वो कोचिंग में जाके पूरा हो जाए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इलस्टर कोचिंग क्लासेस फॉर द पास्ट 3 years, तो मुझे लगता है कि डाउट क्लियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो 1-on-1 हम बहुत इजीली हमारे एजुकेटर्स के साथ कर लेते हैं, क्योंकि कोचिंग जाने का सोल इंसेंटिव, सोल पर्पस ही यही होता है कि जो कंफर्ट जोन हम हमारे टीचर्स के साथ स्कूल में नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जो बहुत फॉर्मल रिलेशंस हम टीचर्स के साथ मेंटेन करके रखते हैं, वो थोड़ा ब्रेक होके कोचिंग में जाके थोड़े कंफर्ट जोन में हम टीचर्स के साथ नॉट ओनली डू वी डिस्कस अबाउट आर एक्स्ट्रा करिकुलर इन लाइफ, अदर थिंग्स ऑफ लाइफ, बट ऑल्सो अबाउट द डाउट क्लियरिंग एज यू सेड। तो ये मुझे लगता है कि कोचिंग में जो पर्पस हम स्कूल से निकल के लेके आते हैं वो इलस्टर कोचिंग क्लासेस में सर्टनली पूरी तरह फुलफिल होता है। और ये मैं नहीं, इलस्टर में पढ़ने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बात को कॉन्फिडेंटली क्लेम कर पाएंगे। और एज यू स्पोक अबाउट व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स, तो my future plans, it mainly concerns serving in the foreign service. I have my interests inclined in that field, and I think कि आज ऐसा time है कि anybody who wants to work towards their aim, it's very easy for the ones who are actually aiming to work, because as I said, technology comes a very easy hand for all of us. जितना उसके disadvantages highlight होते हैं, I don't think so उतना ये generation जो है उसके advantages को देखते हुए उनको पूरी तरह यूटिलाइज कर पाती है, और आई थिंक यही कमी रह जाती है हमारे लिए। अदरवाइज रिसोर्सेज तो आज इतने हैं जितने आई डोंट थिंक सो कभी थे किसी भी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और सही भी कहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने मन से तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक प्रेशर उन पर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, दबाव होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस लेते हैं। आप कैसे देखते हैं पढ़ाई में पेरेंट्स की भूमिका कैसी होनी चाहिए? पेरेंट्स की भूमिका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे। हर इंसान जो है वो टॉप नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो बच्चों को पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब जैसे पिताजी है, ऑफिस से तुरंत आए, बच्चा खेलता हुआ दिख रहा है, आप खेल क्यों रहे हो, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। कई पेरेंट्स मेरे पास ये शिकायत लेकर के आते हैं कि सर मैं जब कभी मेरे बच्चे को देखता हूँ ये कोचिंग से आता है और तुरंत खेलने लगता है। भाई बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़कर आया, 3 घंटे क्लासेस में पढ़कर आया, 9 घंटे उसने पढ़ाई करी है। एटलीस्ट उसको थोड़ा सा एक टाइम दीजिए ताकि वो अपने अंदर की एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा सके। हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना होता है, पेरेंट्स को ये भी चीज़ समझना होगा और उसके अलग पेरेंट्स को मिलकर बैठ के बात करना होगा। ये नहीं, अगर आप चाहते कि आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े तो आपको भी सुबह उसके साथ में उठना होगा। आप चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल छोड़ करके पढ़ाई पर फोकस रहे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका बच्चा बैठ करके बगल में पढ़ाई कर रहा है और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर बच्चा आपके साथ बैठ करके पढ़ रहा है तो आपको प्रॉपर उसकी स्टडी में ध्यान देना है साथ में। और जो आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ये करे, तो पहले आपको उसके सामने वो करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चा फोकस रहे तो थोड़ा सा फोकस आपको उसके तरफ दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन सर देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रेस तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे टॉपर्स को कॉपी भी करते हैं कि
उन्होंने टॉप किया है, उनके बच्चे ने 8 घंटे पढ़ाई की, 9 घंटे पढ़ाई की, वो कॉपी करते हैं, भले 8 घंटे वो कुछ ना पढ़ाई कर रहे हो। इसको आप कैसे देखते हैं कि आखिरकार कितने घंटे बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं और कब उनको ब्रेक लेना चाहिए? कितने घंटे पढ़ सकते हैं ये तो कोई एक टास्क वाली बात है ही नहीं बात। आप कितना पढ़ रहे हैं, उस आपने 8 घंटे पढ़ा है, उस 8 घंटे में से कितना जरूरी था, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने कवर अप करे। आप किताब लिख करके 24 घंटे भी बैठे रहे तो वो ऐसा करके तो सब अंदर आ नहीं जाएगा। आप जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे, एटलीस्ट आप शुरू करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे पास ये कंसर्न लेकर के आते हैं, सर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्या करूँ? तो मैं उनको कहता हूँ कि आप एटलीस्ट बैठिए, किताब रीड करिए। कुछ समझ में नहीं आएगा एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे समझना आना शुरू होगा। आपने भी जब लर्निंग फेज अपना शुरू किया है तो एकदम से कुछ भी नहीं होता। हर कोई 8 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता। उस 8 घंटे पढ़ने का मतलब नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको टास्क वर्सेस टाइम सीखना है। आप एक टास्क डिसाइड करिए कि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, ये टॉपिक खत्म करना है। हर किताब में लगभग 10 ही चैप्टर है मैक्सिमम। अगर आप 12th क्लास की भी बात करेंगे सीबीएसई की, तो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है। आप पर डे उसका डिसाइड कर दे कि मुझे एक टॉपिक भी क्लियर करना है, तो 365 डेज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि आप आराम से सारी चीज़ें कर सकते हो। शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, लाइफ को हेक्टिक करना, ये कुछ है ही नहीं। आप लाइफ को बहुत आसानी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और स्ट्रेस नाम की चीज़ तभी डेवलप होती है जब हम थोड़ी सी आनाकानी करते हैं अपने टाइम टेबल को लेकर के या पढ़ाई से। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए कि मुझे रोज़ 2 टॉपिक करना है, तो ये काम अपने आप आसान हो जाता है। सर, लर्निंग प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे बच्चे देखिए रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं बार बार उसको, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझकर याद करते हैं उसको। तो ऐसे में आप अपनी कोचिंग में कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, रट्टाफिकेशन तो हर कोई कर सकता है, जनरली काफ़ी सारे बच्चे रट्टाफिकेशन करके हो जाते हैं। बट मैं चाहता हूँ हमेशा कि बच्चे जो भी सीखे उसका लाइफ में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो। वो जो भी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखे। तो हम बच्चों को हमेशा, मैं क्लासेस में बच्चों को कई सारे प्रैक्टिकल्स करके दिखाता हूँ। केमिस्ट्री के कई सारे प्रैक्टिकल मैं बच्चों को करके दिखाता हूँ। कोचिंग में मैंने पूरा एक केमिस्ट्री लैब का सेटअप बना के रखा हुआ छोटा सा। तो मैं सारे जितने मैं प्रैक्टिकल्स बच्चों को करवा सकता हूँ, ताकि जब वो चीज़ें आप सामने देखे होते हुए कि लाइक एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस वाई से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से नई चीज़ उसमें बनेगी, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो जब वो सामने देखेगा वो चीज़ होते हुए तो बेहतर तरीके से लिख पाएगा, उसको वहाँ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमेशा हम काम करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के तरफ में कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे उतना बेहतर है। चीज़ों को रटिए मत, समझ के करेंगे तो काम बहुत आसान है, और अगर जितना रटेंगे तो टफ उतना ज़्यादा रहेगा। सर, क्या ऐसे बच्चे भी आपकी कोचिंग में आते हैं कि पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में बात करें तो और भी अच्छे हैं? तो क्या आप उनको या उनके पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप इस फील्ड में नहीं, इसमें जाइए? क्या इस तरह से भी आप बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं या उनको लक्ष्य? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बच्चे के पास कोई करिकुलर एक्टिविटी में एक्सपर्टीज़ है और वो किसी चीज़ में अच्छा है, तो डेफिनेटली उसको उस तरफ जाना चाहिए। हर बच्चा अगर पढ़ाई करके सारी चीज़ करने लगेगा तो फिर बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहाँ जाएंगी? बिल्कुल। वर्तमान की अगर बात करें, अभी इस दौर की अगर बात करें, तो टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? टेक्निकल एजुकेशन इज एरा ही पूरा टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल का ही, टेक्नोलॉजी हर जगह है। हम आज गाड़ी ले लें, हम हमारे घर में छोटी से छोटी चीज़ आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। घर में टीवी देखना है, नेट लगा लो, मोबाइल चलाना है, नेट लगा लो, गाड़ी से आना, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी आते जा रही है। और आने वाला समय भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का है। तो बच्चों को ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक टेक्निकल अवेयरनेस हो। और जो टेक्निकल अवेयरनेस आपके पास रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वो एक पुराने दादू जैसे हो जाएंगे जो कॉल लगाने के लिए भी बाजू वाले से बोलते हैं कि बेटा इस पर कॉल लगा देना, हम कर लें। तो आज पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और हर एक इंसान को ज़रूरी है कि वो टेक्निकली अवेयर रहे, और इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक और सवाल है कि अब देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम्स के लिए, तो इस समय अगर साल भर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, इस समय कैसे पढ़ाई करें? कितना पढ़ना चाहिए कि एक अच्छा रिजल्ट उन बच्चों को मिले? काफ़ी थोड़ा सा अब ये हो जाता है कि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी और आप सोचे कि मैं 2 महीने में ही सारी चीज़ कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं होता। अब तो टाइम लगभग ना के बराबर है। सीबीएसई के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होना बाकी है बस, एमपी बोर्ड के। बाकी सीबीएसई और आईसीएसई के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। आपने जो साल भर मेहनत नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी भी टॉपिक निकालिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने टीचर से आप गाइडेंस लीजिए। जो भी आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, ये टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि आपको मदद करने के लिए। आप एक बार उनसे पूछ के देखिए। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं, हमसे ये टीचर डांट देंगे शायद। आप पूछिए, टीचर बाकायदा उनको जवाब देते हैं, और आप पूछिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लिस्ट आउट कर लीजिए, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस रखिए।
आप PYQ सॉल्व कर लीजिए, जितने ज़्यादा लास्ट में आप सैम्पल पेपर लगा सकते हैं, और PYQ, ये दो चीज़ें, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो सैम्पल पेपर, आप उनके तरफ साथ जाइए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सेजल, आप बताइए आप कैसे पेपर सॉल्व करती हैं, और ये भी बताइए कि आपको स्टडी करना कैसे अच्छा लगता है, ग्रुप स्टडी पसंद है या फिर सेल्फ स्टडी करती हैं? सो मैम मैं अभी जो आंसर देने वाली हूँ, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई एज वो इस बात से पक्का रिलेट कर पाएंगे कि ग्रुप स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुझे नहीं लगता बिल्कुल। ग्रुप स्टडी सिर्फ एक आई थिंक एक गेट टुगेदर होता है जहाँ पे सब पढ़ाई करने का ट्राई करते हैं, बट आई डोंट थिंक इवेंचुअली वो पर्पस फुलफिल हो पाता है। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इवन इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, कोचिंग आप रेगुलरली जा रहे हैं, उसके बाद भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आप खुद अपने आप को अपनी लर्निंग को कितना इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल वीकनेस कहाँ है सब्जेक्ट में, एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ है सब्जेक्ट में। और तभी आप पेपर सॉल्विंग जब स्टार्ट करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ओके दिस इज़ माय एरिया ऑफ वीकनेस, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ओके मैं इसे थोड़े दिन के लिए इग्नोर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मुझे यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये समझने की कोशिश करी थी कि किस टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो, मुझे लगता है कि ये सबके लिए अप्लाई होता है कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए। और मैं रहूँ पेपर सॉल्विंग की बात, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करी थी, और डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प करी है उस चीज़ ने। और मेरे ऑलरेडी जो 2 बोर्ड एग्जाम्स हैव ऑलरेडी रिटन, तो मुझे लगा है कि इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प, और मुझे लगता है किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए वो डेफिनेटली बिल्कुल हेल्प करता है। सर ये बताइए कि जो बच्चे घर पर बैठकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आपको सुन पा रहे हैं, लक्ष्य हासिल करने में ये मदद मिल रही है, उन बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने अभी तक 12th से पहले नहीं सोचा है कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट यही करूँगा कि टेक्निकल फील्ड में आप जाइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। और उसमें जाने के पहले आप सबसे पहले खुद को खोजिए कि आप चाहते क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्निकल फील्ड में सभी टेक्निकल फील्ड में चले जाइए, कि हाँ अगर आपको कुछ भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेक्निकल फील्ड की तरफ में जा सकते हैं। डेफिनेटली नो डाउट वहाँ पर बहुत स्कोप अभी अवेलेबल है, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप होगा भी डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है और आप उसमें जाना चाहते हैं तो उसके तरफ जाइए। तो पहली प्रायोरिटी आप अपने इंटरेस्ट को दीजिए कि आप लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपने पहले से ही फोकस कर रखे कि मेरे पास ये एक टारगेट है और मुझे ये अचीव करना है, तो डेफिनेटली गो विद दैट, आप उसके साथ जाइए। और अगर आप कंफ्यूज्ड है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आप टेक्निकल फील्ड को टेक्निकल फील्ड की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं, और टेक्निकल फील्ड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, स्कोप बहुत ज़्यादा है। सर बंसल ग्रुप के योगदान को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली अगर टेक्निकल एरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें बंसल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं भोपाल के एमपी के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि बंसल कॉलेज है, ये बच्चों को हर एक वो चीज़ प्रोवाइड कराता है जो बच्चों को आने वाले एरा में ज़रूरी है। टेक्निकल एजुकेशन में किस तरीके से उन्हें अच्छा बनना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं आने वाले समय में, और क्या नई प्रॉब्लम आने वाली है, उनको कैसे टैकल करना है। बंसल इस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और बच्चों को उस तरीके से तैयार भी करता है। और बंसल एक ऐसा ग्रुप है जो टेक्निकल एजुकेशन में और टेक्निकल फील्ड में बच्चों को 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है। सो अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो बंसल कॉलेज एक बहुत अच्छी चॉइस है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। निश्चित तौर पर जो बच्चे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे हैं और अपने लक्ष्य हासिल करने में अगर भटक रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सुनने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने लक्ष्य के लिए मन बना लिया होगा। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। सेजल आपका भी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए आप बंसल न्यूज़।